तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी से ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब हम हमारे पेरेंट्स से जो हमें कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ कैरेक्टर्स का ट्रांसफर है, ये क्या हेरिडिटी है। सेकेंड, इवोल्यूशन। जो स्टोन एज मैन मॉडर्न एज तक पहुंचा है, ये जो प्रोसेस था, स्लो डेवलपमेंट प्रोसेस था। ये जो स्लो डेवलपमेंट प्रोसेस था, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इवोल्यूशन। हेरिडिटी में क्या हो रहा है? कैरेक्टर सेक्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हेरिडिटी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमें आउटपुट दिखा, मीन्स एक स्लो डेवलपमेंट फेज के बाद जो चेंजेस आए, वो क्या था? इवोल्यूशन था। क्या था? इवोल्यूशन। तो फिर आपके सिलेबस में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम दिए हुए, तो मैं उनको बताना चाहूँगा। जैसे 1886 में ग्रेगर जोहन मेंडल, जो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जिनको कहा जाता है, उन्होंने एक जेनेटिक्स के फील्ड को एक बहुत बड़ा स्टेटस गेन करके दिया। उन्होंने पी प्लांट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। पी प्लांट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की वजह से इन्होंने हमें जेनेटिक्स का एक फाउंडेशन लेकर के दिया। मेंडल लॉ के 3 लॉस बनाए थे। फिर उसके बाद 1901 में ह्यूगो डी व्रेस्ट नाम का साइंटिस्ट था, जिसने म्यूटेशनल थियरी लाया था। म्यूटेशनल थियरी क्या बताता था कि जो क्रोमोसोम्स, डीएनए या बॉडी में जो भी सडन चेंजेस आते हैं, वो कैसे आते हैं, ठीक है। तो वो म्यूटेशनल चेंजेस ह्यूगो डी व्रेस्ट की थियरी से आई थी। फिर 1902 में वॉल्टर सुटन ने क्रोमोसोम्स की स्टडी की और हमें क्रोमोसोम्स के बारे में आइडिया दिया। उन्होंने ग्रास हॉपर का जो सेल्स होता है, ग्रास हॉपर सेल्स में, ग्रास हॉपर के सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की स्टडी की थी और उसका हमें आइडिया दिया। एंड देन 1944 में ऑसवर्ल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी, कॉलिन मैकलॉयड, इन्होंने हमें डीएनए के बारे में रिसर्च किया। डीएनए के बारे में बहुत सारे चीज़ें हमें फैक्ट्स पता करके दिए। उन्होंने ये भी बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड डीएनए एक्सेप्ट वायरसेस, ठीक है। और डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके बाद 1961 में फ्रांसकॉइस जैकब एंड जैक मोनाल्ड, ठीक है, जैक मोनाल्ड, फ्रांसिस जैकब एंड जैक मोनाल्ड, इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बताया। प्रोटीन सिंथेसिस यानी जो बॉडी में प्रोटीन्स का प्रोडक्शन होता है, वो कैसे होता है, हाउ द प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड ऑल वगैरह, ये सब इन्होंने बताया, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए, मीन्स डीएनए के हेल्प से बॉडी में कैसे प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, सिंथेसाइज कैसे होता है, ये सब साइंटिस्ट लोगों ने बताया। ये सब आपके सिलेबस में साइंटिस्ट लोग के नाम मेंशन है। मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे अच्छे से और देख पाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? डीएनए का आपने नाम बहुत सुना ही होगा, कभी भी कोई क्रिमिनल एपिसोड्स या वगैरह देखा हो। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड्स के ऊपर जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम लोग डीएनए कहते हैं। और डीएनए के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो अब डीएनए का क्या? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो और डीएनए कैसा स्ट्रक्चर में होता है? 2 हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर, लैडर स्ट्रक्चर, ठीक है। लैडर स्ट्रक्चर 2 हेलिक्स स्ट्रक्चर के शेप में रहता है, वो ओवरलैप किया रहता है और उनके बीच में स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रैंड्स क्या करते हैं? इन द सेंस स्ट्रैंड जैसे सीढ़ियाँ होते हैं ना, वैसे स्ट्रैंड्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। अब ये जो बाउंड्री वाले स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए में, उनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, ठीक है। और ये डीएनए को और कौन सी चीज़ों से बना रहता है? जैसे न्यूक्लियोटाइड तुम्हारा बना रहता है शुगर से, नाइट्रोजनस बेसिस से, फॉस्फोरिक एसिड से। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस जो डीएनए के अंदर जो लैडर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें 2 तरह की चीज़ें मिलेंगी, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स। अब प्यूरिन्स क्या होता है मैं बताता हूँ, अब पिरिमिडिन्स क्या होता है मैं वो भी बताता हूँ। देखो, डीएनए के अंदर जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो एक्चुअली में प्रोटीन से बने हुए चीज़ें होते हैं। हमेशा याद रखना, ए हमेशा साथ में आता है टी के और सी आता है हमेशा साथ में जी के। तो एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थायमाइन, साइटोसाइन ऑलवेज पेयर विथ गुआनाइन, ठीक है। तो ये बेसिक सा फंडामेंटल है, याद रखना, ठीक है। तो ए किसके साथ हमेशा पेयर में रहेगा? टी के साथ।
और सी किसके साथ हमेशा पेयर में रहेगा, जी के साथ। एडेनिन कम्स विथ थायमाइन, साइटोसाइन कम विथ ग्वानिन। ठीक है, अल्टरनेटली नहीं, इनका रैंडम सीक्वेंस रहता है, ये हमेशा पेयर्ड में डीएनए के जो लैडर स्ट्रक्चर्स में रहते हैं। ठीक है, तो आपको दो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एडेनिन हमेशा पेयर होता है थायमिन के साथ और साइटोसिन हमेशा पेयर होता है ग्वानिन के साथ। और आपको एक और बात क्लियर रहनी चाहिए कि एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड होते हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि जो डीएनए था वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से बना हुआ था, और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के जो स्ट्रैंड थे उनको हमने न्यूक्लियोटाइड्स कहते थे। और न्यूक्लियोटाइड्स बने थे फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस में मैंने आपको बता दिया कि 2 तरह के थे, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में आते हैं एडिनाइन और ग्वानाइन, ध्यान से सुनना, प्यूरिन्स में आते हैं एडिनाइन और ग्वानाइन। और दूसरा जो था पिरिमिडिन, उसमें आते हैं साइटोसिन और थायमाइन। और ये याद रखना कि एडिनाइन पेयर के समय हमेशा आएगा थायमिन के साथ, और साइटोसिन आएगा हमेशा ग्वानिन के साथ। ये सिंपल सा फंडा क्लियर रखना। और एडिनाइन और थायमिन के बीच में बॉन्ड रहेगा, वो कितने वाला बॉन्ड रहेगा, टू बॉन्ड्स रहेंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर रहेगा आपको। अब आरएनए की बारी। आरएनए किन एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, ये लोअर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे देखो एक डिफरेंस याद रहे कि डीएनए में डबल स्ट्रैंड था, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, अभी बने किससे किससे रहते हैं, अब ये स्ट्रैंड बना रहता है न्यूक्लियोटाइड्स, राइबोस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप से बना रहता है। अब इनमें जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है, जैसे वहां पे हमने देखा था, सेम नाइट्रोजनस बेसिस है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर थायमिन को यूरिसिल नाम का नाइट्रोजन बेस रिप्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे कि वहां पे हमने देखा था नाइट्रोजनस बेसिस एडिनाइन, थायमाइन, साइटोसिन, ग्वानिन। यहाँ पे देखिए हम लोग एडिनाइन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ठीक है, तो ये पेयर आपको याद रहेगा, बाकी का फंडा सेम ही है। और इसमें आरएनए में भी 3 टाइप्स होते हैं, एम टाइप, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। अब एमआरएनए करता क्या है, एमआरएनए क्या करता है, मैसेज कैरी करता है, जीन से लेकर वो राइबोसोम्स तक मैसेज लेकर जाता है। राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अब लेकिन जो डीएनए के ऊपर जीन्स थे और जो उनमें प्रोटीन्स में मैसेजेस था, अगर मैं प्रोटीन्स बोलूँ यहाँ पर और नाइट्रोजनस बेसिस बोलूँ तो वन एंड द सेम ही है, क्योंकि जो एडेनाइन, ग्वानिन ये सब क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस ही है। तो जो जीन्स से मैसेज जा रहे थे न्यूक्लियस के राइबोसोम्स के पास पहुंचेंगे, ये किसने पहुंचाया, ये मैसेज जो प्रोसेस हो रहा है मैसेंजर आरएनए की हेल्प से हो रहा है। और ये ट्रांसपोर्ट करने में कौन मदद कर रहा है, ठीक है, मैसेज तो क्रिएट हो गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट करने में ट्रांसफर आरएनए हेल्प कर रहे हैं। और एक और आता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए एक्चुअल में राइबोसोम्स की वजह से उनको नाम दिया, क्योंकि उनमें राइबोसोम्स के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते आगे दूसरे कॉन्सेप्ट्स की तरफ। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसलोकेशन, ये सब डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक टर्मिनोलॉजी से आपको पता होना चाहिए। तो पहला आता है ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो डीएनए का मैंने आपको बताया था एडिनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन, ग्वानाइन, ये रैंडमली कौन से भी पेयर में होते हैं। ठीक है, लेकिन जब एमआरएनए अपना प्रोडक्शन करता है, एमआरएनए का अगर ए है, अगर ये एमआरएनए है, और एमआरएनए अपनी फॉर्मेशन कैसे करेगा, वो देखेगा, डीएनए को देखेगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए बॉन्ड है, तो यहाँ पे वो कौन सा रेडी करेगा, मैंने आपको बताया था आरएनए की जब बारी आएगी, आरएनए का फॉर्मेशन आएगा, तो ए के साथ क्या आएगा, यूरेसिल आएगा। ठीक है, मैं आरएनए की फॉर्मेशन कर रहा हूँ, आरएनए क्या करता है, डीएनए को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, डीएनए को ऑब्जर्व करता है, एमआरएनए क्या करेगा, डीएनए को ऑब्जर्व करेगा, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे वो यू रखेगा, मीन्स एडिनाइन के साथ यूरेसिल रखेगा। अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे सामने पे क्या रहेगा, ग्वानिन रहेगा। मीन्स मतलब क्या है, जो एमआरएनए है अगर वो अपनी प्रोडक्शन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए को ऑब्जर्व करके, डीएनए को देख करके अगर एमआरएनए अपना पैटर्न जनरेट कर रहा है,
तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो एडेनाइन के साथ यूरेसिल, साइटोसिन के साथ गुआनाइन, मतलब रैंडमली कोई भी पेयर आते जाएंगे, लैडर्स के बनते जाएंगे। तो ये जो ऐसा प्रोसेस रहेगा जिसमें mRNA डीएनए को ऑब्जर्व कर करके अपना पैटर्न जनरेट करेगा, वो क्या रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन। अब सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, सेंट्रल डॉगमा यानी मीन्स जो डीएनए होता है वो प्रोटीन की प्रोडक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए। जो डीएनए होता है वो क्या करता है, प्रोटीन की प्रोडक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए। उसको, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। अब देखेंगे हम लोग ट्रांसलेशन क्या होता है। अभी जैसे कि मैंने बताया आपको, नाइट्रोजनस बेसेस कहूँ या प्रोटीन्स कहूँ या एडेनाइन, थायमाइन, साइटोसिन, गुआनिन कहूँ, जब डीएनए की बात हो, आरएनए की बात होगी तो एडेनाइन, यूरेसिल कहूँगा किसके बजाय, थायमाइन के बजाय। तो ये सब सब चीज़ें क्या है, प्रोटीन्स कॉन्सेप्ट है। तो ट्रांसलेशन क्या होता है पहले वो क्लियर कर लेते हैं। अब जैसा मैंने आपको पेयर्स बताए, ये एडेनाइन, थायमाइन, अगर मैं एक पेयर को कॉर्डन कहूंगा तो दूसरे पेयर को इनडायरेक्टली एंटी कॉर्डन कहूंगा। मीन्स अगर एडेनाइन कॉर्डन है तो थायमाइन एंटी कॉर्डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कॉर्डन एंटी कॉर्डन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब जो क्या होता है, जो टी आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए, वो क्या करता है, वो एम आरएनए को ऑब्जर्व करता है और एम आरएनए के जो कॉर्डन्स होते हैं, अगर एम आरएनए का एडिनाइन कॉर्डन है तो टीआरएनए कौन सा कॉर्डन लेके आएगा, एंटी कॉर्डन लेके आएगा, ठीक है। तो जो एमआरएनए को ऑब्जर्व करके टीआरएनए एंटी कॉर्डन्स प्रिपेयर कर रहा है, मीन्स एमआरएनए के कॉर्डन्स को देखकर जो टीआरएनए एंटी कॉर्डन्स प्रिपेयर कर रहा है, वो प्रोसेस क्या हो गई, ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब देखते हैं हम लोग ट्रिपलेट कॉर्डन क्या होता है। ट्रिपलेट कॉर्डन, जैसे हमारे बॉडी में एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स हमेशा प्रेजेंट होते कॉर्डन्स, एंटी कॉर्डन्स के फॉर्म में। जब तीन पेयर के एमिनो एसिड्स, मीन्स अगर मैं एमिनो एसिड्स को बोलूँ, एमिनो एसिड्स अगर तीन न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, तीन न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर अगर एक एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एमिनो एसिड को अगर तीन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स मतलब ए, जी, सी, ऐसे जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है, तो अगर ये तीन पेयर के रिप्रेजेंटेशन रहेंगे उनको हम लोग ट्रिपलेट कॉर्डन कहेंगे। और डॉक्टर हरि गोविंद खुराना ने, उन्होंने 20 ट्रिपलेट कॉर्डन्स फाइंड आउट किए थे, ठीक है। तो ट्रिपलेट कॉर्डन्स